जीन क्लोनिंग वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे देख रहे थे, समझ रहे थे, दैट इज समथिंग वी विल एक्चुअली हैविंग अ लुक एट, राइट। 60/56 बीपी नॉर्मल होता है? नहीं, ट्रेनिंग दैट्स नॉट नॉर्मल, ये बहुत कम है चेतना। दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल। या मेरी क्लास की एक लड़की का था, वो कल बता रही थी। आई हैव अ स्टूडेंट, उनका ये कंसर्न है, बट दैट्स अ मेडिकल कंडीशन, सो ऑलवेज शी हैव टू लाइक, उसके डॉक्टर के विजिट्स काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स वे टू लो। रेस्टिंग हार्ट बीट 100, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट गुड। रेस्टिंग हार्ट बीट कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। सो इफ यू हैव 72 बीट्स पर मिनट, वो आपका अगर आप नीचे आ रहा है ना, वो लाइक यू कैन हैव अ 40 बीट्स 50 बीट्स एंड यू कैन स्टिल हैव अ फंक्शनल हार्ट, राइट, बट 100 इज नॉट समथिंग विद अ रेस्टिंग स्टेट। ऑल राइट, सो चलिए लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एंड लेट्स सी आज हमें क्या सीखना है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने कुछ चीजें पिछले क्लास में देख ली थी, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू थिंग्स एंड देन लेट्स गो बियॉन्ड दैट। सो हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे हम हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ये हम यहाँ पे देख चुके थे, दैट हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, देन उस डीएनए के अंदर हम डालते हैं हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ताकि हम उस डीएनए के नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पे बना सकें। एक बार आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन गए, देन वी हैव टू सेपरेट दैट डीएनए, सेपरेट दैट फ्रेगमेंट्स, और फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आई विल बी डूइंग माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार मैं अपने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज, मेरा फ्रेगमेंट यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अब जो मेरा यहाँ पे फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुका है, जो कि मेरा यहाँ पे है इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे, इसको मैं अभी इनकॉर्पोरेट करूंगा मेरे यहाँ पे डीएनए के अंदर। आई विल बी एडिंग दैट जीन इनटू अ डीएनए, जो मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड होगा। जब मैं अपने इंसुलिन वाले जीन को यहाँ पे डीएनए में अटैच कर देता हूँ, दैट ओवर हियर बिकम्स माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तब मेरा वो बन जाता है मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये अटैच करने के लिए आई विल बी यूजिंग द एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर डीएनए लाइगेज। इसकी मदद से मैंने अपने यहाँ पे इंसुलिन वाले जीन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब मुझे मेरे प्लाज्मिड को वापस लेके आना है मेरे बैक्टीरिया के अंदर, तो मैं अपने प्लाज्मिड को यहाँ पे वापस लाऊंगा बैक्टीरिया के अंदर। हम जानते हैं काफी ज्यादा तरीके होते हैं आपके यहाँ पे प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में वापस लाने के, विच इज माई रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, वो हम यहाँ पे ले आएंगे। एक बार मेरा प्लाज्मिड बैक्टीरिया में आ गया, अब मुझे बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरा बैक्टीरिया ग्रो करे रैपिडली। आई हैव टू इंश्योर दैट कि मेरा बैक्टीरिया ग्रो करे, उसका नंबर बढ़े, दैट टू हैपन इन द स्टेराइल एनवायरमेंट। वो आपका स्टेराइल एनवायरमेंट आपका ग्रो करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब तक मेरा बैक्टीरिया का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, तब तक मुझे लार्ज स्केल पे एडवांटेज नहीं मिलेगा, तब तक मुझे यहाँ पे फायदा होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आई फाइंड माई बैक्टीरिया विल बी ग्रोन इन एनवायरमेंट विच इज स्टेराइल, एंड देन मुझे यहाँ पे अपना फायदा मिल सकता है। आप ये बात समझो कि अगर मेरा इंसुलिन का जीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे इंसुलिन प्रोटीन भी यहाँ पे बन के मिलेगा, मुझे इंसुलिन प्रोटीन भी यहाँ पे बन के मिलेगा। आई विल गेट माई इंसुलिन प्रोटीन ओवर हियर, और यही तो मैं चाहता हूँ। मैं कमर्शियली ग्रो ही करता हूँ इसलिए माइक्रोब्स को या मेरे बैक्टीरिया को, ताकि मुझे अपने चॉइस का प्रोटीन मिले, एंड देन आई कैन हैव अ मार्केट वैल्यू, कि मैं मार्केट वैल्यू निकाल के अपने बेनिफिट्स ड्राइव कर सकूं। तो दैट इज व्हाट यू डू ओवर हियर, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो दिस माइक्रोब्स। ये हमने देखा था। देन वी हैव सीन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कैसे करते हैं। प्लांट सेल हुआ तो हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे सेलुलेज, बैक्टीरिया हुआ तो लाइसोजाइम, एंड फंगाई हुआ तो मेरा काइटिनेज। दीज आर द एंजाइम्स आई विल बी यूजिंग, जिसके थ्रू आप वॉल को ब्रेक कर सकते हो, एंड देन उसके बाद बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी आपको यहाँ पे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। याद रखना, सेल के अंदर यू विल हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको यहाँ पे मिलेगा आपके यहाँ पे डीएनए, और डीएनए में से अगर आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑल दोस थिंग्स। पहले तो आप वॉल डाइजेस्ट करते हो, एंड देन यू ब्रेक डाउन योर मैक्रोमोलिक्यूल्स, आपके प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको भी ब्रेक डाउन करना आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंस यू डू दैट, देन आपके पास क्या रहेगा, आपके पास डीएनए होगा। डीएनए विल हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके डीएनए पे लगे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे यूजिंग द प्रोटीज एंजाइम। और अगर आसपास कोई आरएनए मॉलिक्यूल है, तो उसको भी हम यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस यूज करके हम उसे वहां पे ब्रेक डाउन कर देंगे। वंस यू आर डन विद दैट, जब आपने ये सब कर लिया, तो आखिरी स्टेप आपका यहाँ पे होगा चिल्ड इथेनॉल डालने का। जैसे आप अपना चिल्ड इथेनॉल अपना यहाँ पे डालते हो, देन व्हाट विल हैपन, आपका डीएनए आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू वांट। आपको अपना डीएनए मिल जाएगा, फिर आप अपना इसे निकाल के यू कैन डू योर थिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और अगला जो स्टेप हमें यहाँ पे सीखना, अगला जो प्रोसेस हमें यहाँ पे सीखना, दैट इज माई पीसीआर। ये हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो लेट्स सी क्या होता है मेरे यहाँ पे पीसीआर, और ये करा क्यों जाता है।
सो आपके सामने पीसीआर मशीन है, जो मशीन आपके सामने है बॉक्स जैसी, दैट इज माय पीसीआर मशीन. सो दिस मशीन इन फ्रंट ऑफ यू इज गोइंग टू बी अ पीसीआर मशीन. सो यू हैव अ पीसीआर मशीन इन फ्रंट ऑफ यू. और जो प्रोसेस आप हम यहाँ पे रन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. जो हम यहाँ पे प्रोसेस सीखेंगे दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पे हम इसे करते क्यों. दैट्स द फर्स्ट थिंग विल ट्राई टू सी कि ये जो आपका जो प्रोसेस हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जो टेक्निक हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इसका करने का पर्पस क्या है. तो आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो कि इसको हम करा जाता है यहाँ एम्पलीफाई द डीएनए. अगर मुझे डीएनए को एम्पलीफाई करना है, इफ आई वांट टू एम्पलीफाई द डीएनए, अगर मेरे पास एक कॉपी डीएनए की अगर उसे एम्पलीफाई करना है, देन आई विल बी डूइंग माय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हम कब ये डीएनए को एम्पलीफाई करना चाहेंगे. सो लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल. लेट्स से कि तुम लोग बीच पे घूम रहे थे और तुम्हारे सामने या तुम्हें मिल गया एकदम से सडनली गेट टू हैव यू केम अक्रॉस अ बोन. एक बड़ी बोन आपको मिली एंड देन यू रियलाइज कि वो बोन जो है आपकी वहां पे वो एक डायनासोर की बोन है. ठीक है. तो जैसे आपके सामने डायनासोर की बोन आई तो पहले आप क्या करोगे. द फर्स्ट थिंग विल डू इज गोइंग टू बी सेल्फी लोगे. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू बिफोर टेकिंग द आउट द डीएनए. द फर्स्ट थिंग यू डू, तुम अपना वहां पे सेल्फी ले लोगे अपने बोन के साथ. #Jurassic Park. एंड देन आफ्टर दैट यू विल एक्सट्रैक्ट डीएनए आउट ऑफ इट. देन उसके बाद अपना वहां से आप अपना डीएनए वहां से आप थोड़ा सा निकाल लोगे. नाउ दैट डीएनए विल बी वेरी प्रेशियस टू यू, क्योंकि तुम्हारा कोई ऐसे रेगुलर डीएनए नहीं है, आपने एक डायनासोर के बोन से आपने डीएनए निकाला है. तो उस डीएनए को आपको करना पड़ेगा एम्पलीफाई. सिंपल सी बात है, आपने थोड़ा सा डीएनए निकाला है, अब अगर उसको आप स्टडी करना चाहते हो आप उसके कॉपीज बना लोगे. सो दिस प्रोसेस विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेक अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डीएनए. सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली मुझे यहाँ पे हेल्प करता है टू एम्पलीफाई द डीएनए. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग मी टू एम्पलीफाई द डीएनए मॉलिक्यूल. सो डीएनए मॉलिक्यूल को अगर मुझे यहाँ पे एम्पलीफाई करना है, अगर उसमें मुझे उसके नंबर बढ़ाने, देन आई कैन डू माई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो मैं अपना यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ. आई कैन डू दैट. तो चलिए अब देखते हैं कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं एंड कैसे हमारे यहाँ पे डीएनए हमारे यहाँ पे एम्पलीफाई किया जाएगा. एम्पलीफाई मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना. मल्टीपल कॉपीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिर मैं उन्हें किसी भी तरीके से यूज कर सकूं. मुझे एक टेंशन नहीं है कि मेरा अगर एक डीएनए खराब हो गया तो मेरे पास यू स्टिल हैव नंबर ऑफ कॉपीज ओवर देयर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या करते हैं. तो आप पहले ये देखो, यू हैव अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज माय एपेंड्रॉफ. ये जो छोटा सा डब्बा आपके सामने है दैट इज गोइंग टू बी योर एपेंड्रॉफ. अब इस एपेंड्रॉफ के अंदर हम कुछ चीजें डालते हैं. अब पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका अगर हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना है, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे इंटीग्रेंट्स की जरूरत पड़ती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दोस इंटीग्रेंट्स. सो पहले मुझे चाहिए मेरा यहाँ पे डीएनए. सो आई नीड टू हैव माय डीएनए. अगर मुझे पीसीआर करना है तो सबसे पहले मुझे वो डीएनए चाहिए होगा जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है. दैट्स फर्स्ट थिंग. तो उसको आप यहाँ से पकड़ के आप यहाँ पे डाल दोगे. देन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक एंजाइम, और उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है मेरे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज. लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा आपका यहाँ पे इट विल बी अ डिफरेंट वन. ये आपका थोड़ा यहाँ पे अलग होगा. तो जब हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे बात करते हैं, सो डीएनए पॉलीमरेज जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, ये पॉलीमरेज मैंने नॉर्मल ह्यूमन सेल में से नहीं निकाला है. ये पॉलीमरेज मैंने निकाला है एक ऐसे बैक्टीरिया में से जो मुझे ग्रो करते हुए मिलता है एक हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर. सो द पॉलीमरेज आई बी यूजिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टैग पॉलीमरेज. जो यहाँ पे मैं पॉलीमरेज यहाँ पे यूज करूंगा उसको बोला जाता है आपका यहाँ पे टैग पॉलीमरेज. अब जो टैग पॉलीमरेज जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया में से, और उस बैक्टीरिया का यहाँ पे नाम होगा आपका थर्मस एक्वेटिकस. तो थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया में से मैं अपना यहाँ पे टैग पॉलीमरेज को यहाँ पे करूंगा मेरा यहाँ पे आइसोलेट. जब मैंने उसे यहाँ पे आइसोलेट कर लिया, व्हेन आई हैव आइसोलेटेड दिस पर्टिकुलर एंजाइम, तो अब एक बात यहाँ पे समझो, ये जो मेरा थर्मस एक्वेटिकस यहाँ पे जो मेरा बैक्टीरिया है, दिस इज एक्चुअली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय थर्मो एसिडोफिल. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माय थर्मो एसिडोफिल्स. ये उस ग्रुप के अंदर आता है. आपने ग्रेड 11 का पढ़ा होगा कि थर्मो एसिडोफिल्स आर माय आर्की बैक्टीरिया. ये आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया आपके बेसिकली ग्रो करते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर. आराम से लोग ग्रो कर पाते हैं. तो उसी बैक्टीरिया में से हमने हमारे यहाँ पे टैग पॉलीमरेज निकाला है. तो ये जो पॉलीमरेज है इसकी खासियत यहाँ पे क्या होगी, इट कैन वर्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. दिस पॉलीमरेज कैन फंक्शन नॉर्मली
इवन एट अ हाई टेम्परेचर, इसलिए हमें इसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो याद रखना जो डीएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज करते हैं वो बेसिकली आपका यहाँ पे होता है टैग पॉलीमरेज, और ये टैग पॉलीमरेज हम लोग निकालते हैं हमारे यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस में से। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। सो यू हैव अ डीएनए, यू हैव अ थर्मस टैग पॉलीमरेज ओवर हियर, एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर, अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन करके उसकी कॉपी बनानी है, यू नीड टू हैव अ प्राइमर, यू नीड अ प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमर्स का एक सेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते थे इन माय मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, तो वहां पे हम लोग प्राइमर यूज करते थे। वी यूज्ड टू यूज द प्राइमर ओवर देयर, ताकि आपका वहां पे पॉलीमरेज रिएक्शन हो, आपका रेप्लिकेशन आप वहां पे हो पाए। तो यहाँ पे भी हमें प्राइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो याद रखना इतनी चीजों का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। यू यूज द प्राइमर, योर टैग पॉलीमरेज एंड यू हैव योर डीएनए। इन सबको हम लोग डाल देंगे हमारे एपेंड्रॉफ के अंदर। सो ये जो छोटी सी आपकी जो ट्यूब है आपके सामने, इसके अंदर हम हमारे सारी चीजों को डाल के, ढक्कन आपको दिख रहा है उसे आप बंद करोगे, और बंद करके यू विल ऐड दिस इनटू द सिस्टम। ये जो आपका जो मशीन है इसको आप ओपन करते हो, एपेंड्रॉफ को लगाते हो और बंद कर दोगे। एक बार आपने मशीन को बंद कर दिया, फिर आपको वहां पे टाइप करना होता है कि आपको कितने साइकिल्स रन करने हैं। सो एक सर्टेन टाइम लगता है, लाइक समझो आपने आधे घंटे के लिए उसे टाइप करा, लाइक यू हैव टाइप 30 साइकिल्स, वो बोलेगा कि 1 घंटा लेगा, इट विल टेल यू द टाइम इट विल टेक। तो आपने 30 साइकिल्स वहां पे टाइप किया, एंड देन फिर आप वहां से निकल जाते हो, देन यू डू योर थिंग, एंड फिर देन वहां से आप चले गए, यू कैन हैव योर कॉफी नाउ। तो अपना कॉफी मैगी जो खाना है खाओ, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो आपका डीएनए एम्पलीफाई हो चुका होगा। इतना सिंपल होता है ये, कि आपने एपेंड्रॉफ में डाला उसे मशीन के अंदर, आप चले गए, एंड वंस यू कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, यू विल सी आपके पास बहुत ज्यादा कॉपीज होंगी आपकी डीएनए की। अब हमें समझना है कि अंदर हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड। सो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि अंदर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहले याद रखना कि पीसीआर मशीन के अंदर हम एपेंड्रॉफ डालते हैं। एपेंड्रॉफ में हम क्या क्या डालते हैं यहाँ पे, वी विल बी एडिंग द डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। वी हैव अ डीएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है आपके यहाँ पे टैग पॉलीमरेज, एंड देन वी एड द प्राइमर। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे डाल दी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे पीसीआर मशीन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अंदर होता क्या है। तो मशीन के अंदर आपका जो डीएनए का जो एम्पलीफाई होगा, वो करने के लिए आपके 3 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज माई डीनेचरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज माई डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन का जो आपका यहाँ पे स्टेप होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो आपका होगा एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर के ऊपर आपका किया जाता है एक इवेंट, एक प्रोसेस आपको वहां पे होगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डीनेचरेशन। क्या है वो इवेंट, लेट्स सी दैट। तो समझो आपका डीएनए मॉलिक्यूल आपके पास है यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ पे जानते हो डीएनए इज गोइंग टू बी अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। योर डीएनए ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, राइट। से आपके 2 स्ट्रैंड से बना हुआ आपका डीएनए आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही आपने डीएनए सैंपल को अंदर लोड किया, और जैसे ही आपका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज योर डीनेचरेशन, आपका टेम्परेचर हाई जाएगा। सो आपका जो मशीन है उसके अंदर अपने आप से क्या होगा, द टेम्परेचर विल गो अराउंड 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मेरा टेम्परेचर वहां पे हाई जाता है, व्हाट विल हैपन, मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे होंगे वो ब्रेक होंगे। द हाइड्रोजन बॉन्ड आई हैव बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स विल ब्रेक, और जैसे ही मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, मुझे मेरे 2 स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट होके मिल जाएंगे। सो आई विल हैव माई 2 स्ट्रैंड्स गेटिंग सेपरेटेड, और मुझे यहाँ पे वो मिल जाएंगे। सो मेरे दोनों स्ट्रैंड जो मेरे यहाँ पे थे वो यहाँ पे अलग होके मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रैंड्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं अलग। सो यू विल फाइंड योर 2 स्ट्रैंड्स विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डीनेचरेशन। तो आपको याद रखना है कि ये इवेंट आपका होता है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, और इसका करने का रीजन ये ताकि आप बॉन्ड्स को ब्रेक करके आप 2 स्ट्रैंड्स को आप अलग कर सको। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे होती है जो हम यहाँ पे करते हैं, जो आपकी मशीन आपकी करती है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव डन। सेकेंड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज माय एनिलिन। सेकेंड स्टेप जो मेरा यहाँ पे होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एनिलिन। एनिलिन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स थे जो आपके यहाँ पे सेपरेट हो चुके थे, जो 2 स्ट्रैंड्स आपके यहाँ पे थे विच हैव गॉट देमसेल्फ सेपरेटेड, ये तो मेरे यहाँ पे दोनों अलग हो चुके हैं। इनके ऊपर जाके अटैच होगा मेरा प्राइमर। सो माय प्राइमर विल गो एंड गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू अ सर्टेन लोकेशन। तो जो मेरा प्राइमर मैंने डाला था ना उस एपेंड्रॉफ के अंदर,
वही प्राइमर मेरा यहाँ पे जाके अटैच होगा. सो आई विल फाइंड एक प्राइमर आपको यहाँ पे जाके लग जाएगा. सो विल हैव वन प्राइमर over here will get attached over here. ये मेरा आगे मिलेगा 5' से 3' वाला, and one primer will come and attach over here. So primer जैसे कि आप जानते हो, आपने ये पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर इन द पोर्शन ऑफ योर डीएनए रेप्लिकेशन कि बिना प्राइमर के आपका काम नहीं चलता. वहां पे हम आरएनए प्राइमर यूज करते थे which was made by a primase enzyme. कुछ याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा था आरएनए Yes, sir. प्राइमर. यहाँ पे दो प्राइमर हम बना रहे हैं, दैट्स अ सिंथेटिक प्राइमर. सो दैट्स अ सिंथेटिक डीएनए प्राइमर जो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. वो प्राइमर मेरा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा टू अ स्पेसिफिक लोकेशन. सो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एनिलीन. सो एनिलीन के अंदर कुछ नहीं हो रहा. द प्राइमर विल कम एंड गेट इटसेल्फ अटैच टू द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. एक बार ये इवेंट मेरा यहाँ पे हो गया, सो वी आर डन विद द एनिलीन. तीसरा स्टेप मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्सटेंशन. थर्ड इवेंट जो मेरा यहाँ पे आ रहा है, द थर्ड स्टेप ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एक्सटेंशन. Now let's try to see कि आपका extension में यहाँ पे क्या होता है. So in the extension you will get to see कि आपके जो मेरे यहाँ पे 2 strands थे. So I have the strand over here ready. ये मेरा एक और strand यहाँ पे मेरा था खड़ा, is also ready to replicate. यहाँ पे आपका primer हमारा बन चुका था, आके लग चुका था यहाँ पे, and we also had one primer over here. अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड माय डीएनए पॉलीमरेज जो बेसिकली मेरा यहाँ पे है टैग पॉलीमरेज. मेरा टैग पॉलीमरेज इसके ऊपर आके बैठेगा यहाँ पे. सो आई विल फाइंड माय टैग पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर. सो मेरा टैग पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा, और जब मेरा टैग पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठता है, सो इट विल स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन ऑफ द स्ट्रैंड. तो जब मेरा टैग पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा, तो इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना यहाँ पे चालू करना है. तो आपका पॉलीमरेज आके अपना काम करना चालू करेगा, और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सटेंशन. तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे होगा, इट विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर. ये आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा. इसी तरीके से नीचे भी आपका पॉलीमरेज आके बैठेगा. सिमिलरली विल आल्सो फाइंड द पॉलीमरेज विल कम ओवर हियर एज वेल. तो पॉलीमरेज यहाँ पे भी आपका आके बैठता है, और उसके बाद ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना यहाँ पे चालू करेगा, और कुछ ही टाइम के अंदर आपको यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा. तो आपने डाला था एक डीएनए मॉलिक्यूल डायनासोर में से निकाल के, अब आपके पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपके हो गए, और यहाँ पे आपका एक साइकिल खत्म हो गया. सो एक साइकिल में आपकी 3 चीजें यहाँ पे हो रही है. यू आर फाइंडिंग कि आपका डीनेचरेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, एनिलीन आपका यहाँ पे हो रहा है, एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी माय एक्सटेंशन. जब ये तीनों चीजें आपकी हो जाती है, तो आपका एक साइकिल आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है. सो यू विल फाइंड कि आपका 1 साइकिल आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब आपने कॉफी पीने जब आप गए थे, उसके पहले आपने यहाँ पे कितना नंबर टाइप किया था, वो डिटरमाइन करता है कि कितने आपके यहाँ पे साइकिल रन किए जाएंगे. हाउ मच साइकिल दे आर गोइंग टू रन डिपेंड्स ऑन दैट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सो एक रूल आपका यहाँ पे ये कहता है, द रूल सेज दैट यू विल हैव, एक रूल आपका यहाँ पे ये कहता है दैट यू विल हैव 2 डीएनए कॉपीज आपको मिलेगी एक साइकिल के बाद. एक साइकिल के बाद आपको 2 डीएनए कॉपीज आपको मिल जाती है. सो अगर मैं रन कर रहा हूँ 2 साइकिल, तो जो मेरा रेस टू यहाँ पे नंबर आएगा, पावर में जो मेरा नंबर आएगा, दैट्स द नंबर ऑफ साइकिल. तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 साइकिल रन कर रहा हूँ, देन आंसर विल बी लाइक 2^2. दैट मींस मुझे मिलेगी मेरे यहाँ पे 4 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट. सो हमेशा आपको 2 के ऊपर डालना है आपका रेस टू, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो यू कैन एक्चुअली गेट कि नंबर ऑफ कॉपीज मेरे यहाँ पे कितनी मिलेगी. अगर मैं 3 बार साइकिल रन करता हूँ, देन इट्स सिंपल, 2^3 आई विल गेट 8 कॉपीज ऑफ डीएनए आई विल बी गेटिंग ओवर हियर. अब आप सोचो कि आपने क्या किया था जब आपने मशीन स्टार्ट किया था. आपने यहाँ पे टाइप कर दिया था 30 साइकिल्स. आपने 30 साइकिल्स वहां पे आपने टाइप कर दिया था. सो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2^30. अब अगर अपना यहाँ पे 2^30 अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो आपका कैलकुलेटर भी हाथ खड़े कर देगा. आफ्टर सम टाइम कैलकुलेटर भी बोलेगा ये ज्यादा हो रहा है, सो ही वोंट बी एबल टू कैलकुलेट दिस मच अमाउंट ऑफ नंबर. तो ये आपका नंबर बहुत बड़ा जाएगा. द नंबर विल गो इन बिलियंस. सो अगर आप 30 साइकिल अगर आप रन कर रहे हो, तो आपके पास सोचो कितना सारा डीएनए आपका बन चुका होगा वहां पे. और यही फायदा होता है आपके पीसीआर रन करने का. जब आप अपने डीएनए का नंबर बढ़ा सकते हो, देन यू कैन एक्चुअली सेंड द डीएनए टू अदर लैब्स एज वेल. आप दूसरे लैब में भी अपने डीएनए को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपना वहां पे रिसर्च कर सके, वो भी अपने एंड पे उसके ऊपर काम कर सके. सो याद रखना, दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड दैट इज व्हाट माय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डज. यही चीज मेरे यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करती है. बताइए तमन्ना, बोलिए.
सर कितने हद तक ये मतलब नंबर वो कर सकता है? नहीं, आप जितने साइकिल आप रन करोगे उतना वो होगा। बस आपको याद रखना है कि अगर आप ज्यादा साइकिल रन करो, यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ योर सबस्ट्रैट, आपको वहां पे डाल के रखना पड़ता है। अगर आपका सबस्ट्रैट आपने जो भी डाल के रखा हुआ है, पॉलीमरेज आपने डाल के रखा हुआ है, आपने प्राइमर भी डाल के रखे हुए हैं, अगर आपने इनफ डाल के रखे हुए, देन आपका आप ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल आपने रन कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि मुझे कितना डीएनए चाहिए, उतना ही मैं वहां पे सबस्ट्रैट डालूंगा। प्राइमर डालना पड़ेगा ना मुझे बार बार, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन आप बहुत ज्यादा लाइक 45-60 काफी ज्यादा आप साइकिल्स यहाँ पे आप रन कर सकते हो। जनरली लोग 10-20 साइकिल्स के अंदर उन्हें इनफ डीएनए मिल जाता है एंड देन दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। जनरली जब आप लैब में काम करते हो, जब आप किसी डीएनए पे काम करते हो, काफी बार वो खराब हो जाता है, मतलब डिग्रेडेड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, सो ये हम हमारे एंड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए। So these are the things you find happening over here. You have a denaturation. That's the first thing. अच्छा, one important thing you have to know in this. Denaturation हमारे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे 90 से 94 से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस के अंदर। याद रखना, जब मैं एनिलीन यहाँ पे कर रहा होता हूँ, दिस विल बी हैपनिंग बिटवीन, आपका टेम्परेचर यहाँ पे नीचे आ जाएगा बिटवीन 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज के अंदर आपका यहाँ पे होता है एनिलीन। तो याद रखना, एनिलीन हम करेंगे यहाँ पे हमारे इस रेंज के अंदर। जनरली जो हमें रेंज देखने के लिए मिलता है, इट विल बी अराउंड लाइक 50-55 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाता है, बट कई बार ये रेंज आपके लिए दैट वुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। इस रेंज के अंदर आप एनिलीन अपना यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि कौन सा स्टेप के अंदर क्या टेम्परेचर आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो पहले स्टेप में क्योंकि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना था, इसलिए आपका टेम्परेचर ज्यादा था। जब आपको अपने प्राइमर को अटैच करना है अपने डीएनए के साथ, तो वो टाइम पे आपका टेम्परेचर आप नीचे लेके आते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। एंड देन यू हैव योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपका किया जाता है एट अराउंड 72 to 74 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर आपका यहाँ पे एक्सटेंशन किया जाएगा। तो याद रखना, 72 से लेकर 74 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपका एक्सटेंशन किया जाता है। तो वापस से आपका टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा वहां पे, एंड द प्रोसेस विल हैपन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने मशीन ऑन करके आप चले गए, वो अपने आप करेगा। पहले बढ़ाएगा टेम्परेचर को 94 तक, नीचे लेके आएगा 55 तक, एंड अगेन वो लेके आएगा अपना 72 तक। सो दिस इज व्हाट इट विल डू, एंड एवरीथिंग विल हैपन बाय ऑल बाय इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाट यू डू इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस तरीके से आप अपना डीएनए का नंबर अपना बढ़ा सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद आपके देखोगे तो आपकी पूरी फाइल यहाँ पे बड़ी भरी होगी। जो अपेंड्रॉप आपका यहाँ पे खाली खाली है ना, वो पूरा आपका भरा होगा विद योर डीएनए। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। तो इतने स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द फ्यू स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड यू हैव टू नो कि हम कर क्यों रहे हैं। तो याद रखना, अगर मुझे एम्पलीफाई करना है मेरे यहाँ पे डीएनए, इफ आई वांट टू मेक नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ माय जीन या डीएनए जो भी मेरे पास है यहाँ पे, आई विल गो फॉर माय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये इवेंट्स मुझे यहाँ पे करने होते हैं। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, विच आर लाइक क्वाइट सिंपल स्टेप्स, एंड यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, और ये आपका एनसीडी का पिक्चर, यू कैन सी बिलियंस ऑफ कॉपीज आर बीन फॉर्म्ड लाइक दिस। 30 सेकंड में आपको बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पे। टैग पॉलीमरेज की कहानी याद रखना कि इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ये आपको उस बैक्टीरिया में से मिल रहा है जो बैक्टीरिया आपका हॉट वाटर स्ट्रीम में रहता था। सो दैट मीन्स ये पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। ये बात समझो आप कि आपका जो पॉलीमरेज है वो इतना हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज अ डिफरेंट पॉलीमरेज जो हमें यहाँ से मिल रहा है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, पता है एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। सवाल यहाँ पे ये कि हम इतना यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए? लाइक आप सोचो जरा कि मेरा एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड तो मेरा बैक्टीरिया में आता है, इट बिलोंग्स टू बैक्टीरिया। इसमें मैं डाल रहा हूँ अपना फॉरेन जीन, मतलब समझो मैंने ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे डाला, मैंने ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला, और फिर इस बैक्टीरिया को लाइक इस प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। इस प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर। आप जरा ये सोचो कि आपका ये जो ह्यूमन जीन है, जो इंसुलिन का यहाँ पे जो जीन मेरा यहाँ पे लगा के रखा है मैंने यहाँ पे, जो ये जीन मैंने यहाँ पे लगा के रखा है इंसुलिन वाला, जो इंसुलिन वाला जीन मैंने यहाँ पे लगाया है यहाँ पे, मुझे ये बताओ आप कि इसमें से प्रोटीन कैसे बनता होगा? क्योंकि ह्यूमन जीन के अंदर तो आपको करना पड़ता है आरएनए प्रोसेसिंग, लेकिन क्या बैक्टीरिया के अंदर आरएनए प्रोसेसिंग करने का इंटीग्रेंट्स होता है आपके पास? No, sir. No, sir. No, sir. सवाल मेरा यहाँ
आई होप आप समझो इस बात को कि बैक्टीरिया के अंदर क्या आपका आरएनए प्रोसेसिंग होता था? नहीं होता था। आपका आरएनए प्रोसेसिंग आपका बैक्टीरिया के अंदर कभी नहीं होता। आरएनए प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो बेटा, याद आ रहा है आपको? जब हम एमआरएनए बनाते थे वहां पे, व्हेन यू यूज्ड टू मेक द एमआरएनए, तो एमआरएनए बना के आप क्या करते थे? आप करते थे अपना टेलिंग, एडेनाइन लगा देते आप अपना यहाँ पे, राइट। फिर मिथाइल गोनोसाइन अपना लगा देते अपना 3' के ऊपर। और याद है आपको, हम बीच में से इंट्रॉन्स निकाल देते हैं। वी यूज Yes, टू sir. रिमूव द इंट्रॉन्स फ्रॉम द सेंटर, Yes, sir. राइट। वही तो होता है आपका आरएनए प्रोसेसिंग, इंट्रॉन्स को रिमूव करना, टेलिंग करना, कैपिंग करना, राइट। सो दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज आरएनए प्रोसेसिंग। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये कि आरएनए प्रोसेसिंग आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए आपको मिलती है, बैक्टीरिया में तो ये हो नहीं सकता। अगर ये बैक्टीरिया में हो नहीं सकता, तो कैसे हमारा इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे लगने के बाद प्रोटीन बना पाएगा? आप ये भी तो सोचो कि इंसुलिन का जीन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सो हाउ इट कैन मेक अ प्रोटीन, जबकि उस जीन में से जो आरएनए बनेगा उसकी आरएनए प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं बैक्टीरिया के पास। हाउ दैट मस्ट बी हैपनिंग? सोचो इस बारे में थोड़ा, पहले सवाल को समझो इस बात को, एंड ट्राई टू थिंक कि कैसे आपका ह्यूमन जीन जब मैं लगा रहा हूं मेरे प्लाज्मिड के अंदर, वहां से प्रोटीन बन पा रहा है। लॉजिक के हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिकॉज हमारा जीन है और हमारे जीन के अंदर आरएनए प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है, और बैक्टीरिया के पास आरएनए प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ नहीं है। सो नाउ थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी द आंसर इन द एंड। आप सोचो जरा कि ऐसा कैसे हो पाता होगा। थिंक अबाउट दिस। ऑलराइट, तो ये हम कुछ प्रोटीन, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। जैसे कि एक काम करो, मुझे इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2018 का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो जल्दी से हैंड रेज करिए एंड बताइए शगुन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D option. ऑप्शन डी। हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है? Sir, D. Right, so you'll have a denaturation, aniline, and your extension are going to be a correct steps over here. ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी आप अपना कर सकते हो, थोड़ा अगर दिमाग दौड़ाओगे आपका मैच द फॉलोइंग भी आपके यहाँ पे हो जाएगा आराम से। मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। सो ध्यान से देखो, टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds and then try to answer this. You have this ABCD, you have this 1 2 3 4 and then raise your hand to answer this. क्या लग रहा है किशोर, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. अंशिका, अंशु, Option B. पलक। Sir, option B. ऑलराइट, सब लोग ऑप्शन बी करें। मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. ठीक है, सब लोग बी कह रहे हो आप, यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के साथ आपका यहाँ पे का क्राई प्रोटीन। अगर आपको याद होगा तो ये हमने पढ़ा था कि कैसे हम बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी कॉटन जो हम बनाते थे, कैसे हम बीटी कॉटन की मदद से हमारा जो कैटरपिलर होता है आपके बटरफ्लाई का, उसको हम खत्म करते थे। वी यूज्ड टू किल दैट कैटरपिलर यूजिंग दिस बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो ये तो हमने पढ़ा था, दिस इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। सो एक के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 4। देन थर्मस एक्वेटिकस जो आपका यहाँ पे, यू हैव दिस बैक्टीरिया, इसमें से हमें मिलता है हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज हम यूज करते हैं हमारे पीसीआर के अंदर, राइट। देन यू हैव एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन, याद रखना यहाँ से हमें मिलता था हमारे यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड को मैं यूज करता था यहाँ पे एज अ क्लोनिंग वेक्टर। आई यूज्ड टू यूज दिस एज अ क्लोनिंग वेक्टर। एंड देन आई हैव अ सैल्मोनेला टाइपी, जिसको इस्तेमाल करके हमने बनाया था हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद है हमने सैल्मोनेला में से हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल के हमने डाला था हमारे इकोलाई के अंदर। वी हैव टेकन आउट दैट जीन एंड वी हैव एडेड इन द इकोलाई। तो हमने सबसे पहले किया था, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट्स ट्रू। ये क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? द टैग पॉलीमरेज एंजाइम, इसका आंसर आप ऐसे ही अनम्यूट करके दे सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? Option C. ऑप्शन सी। Option C. सर ऑप्शन सी। बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो यू विल हैव थर्मस एक्वेटिकस विल बिकम अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? इनमें से कौन सा आपका मैच? I think ये हमने लास्ट टाइम किया था, so let's not do this. We have done this question. Let's do this one. ये भी हम कर चुके हैं, ये बता दो मुझे। Which one is the two statement regarding the DNA polymerase used in PCR? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है in terms of DNA polymerase जो आप PCR में यूज करते हो? देख लीजिए ध्यान से and try to raise your hand.
बताइए कनिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। कोमल शर्मा, सर डी। डी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। येट इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये पॉलीमरेज आपका हाई टेम्परेचर पे आपका एक्टिव रहेगा, एंड दैट इज योर टैग पॉलीमरेज, राइट? दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। अब हमने हमारा नया टॉपिक देखते हैं। सो वी आर डन विद द पीसीआर। सो आई होप इट्स पीसीआर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कैसे हमारा हम जीन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और कैसे इसका कमर्शियल फायदा हमें यहाँ पे हो सकता है। तो आप सोचो जरा, नाउ थिंक अबाउट दिस आराम से। यू हैव अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैज अ प्लाज्मिड, एज अ प्लाज्मिड, एंड प्लाज्मिड पे आपको यहाँ पे लगा हुआ है, आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट? तो आपका जीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा जीन लगा हुआ है? लेट्स अज्यूम करते हैं कि इंसुलिन लगा हुआ है। इंसुलिन सबसे कॉमन एग्जांपल आपके यहाँ पे है। सो लेट्स से हमारा इंसुलिन का जीन यहाँ पे आपका लगा हुआ है। अब जो मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड है और जहां पे मेरा यहाँ पे इंसुलिन का जीन जब मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, सो ये मेरा बैक्टीरिया बन चुका है। लाइक ना आई हैव दिस बैक्टीरिया एंड इट इज गोइंग टू बी हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर है। मैं चाहता हूं कि मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करे और उसका नंबर बढ़े, क्योंकि आप ये बात समझो कि अगर मेरा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, तभी तो मुझे फायदा होगा। क्योंकि जब मेरे बैक्टीरिया के मल्टीपल कॉपीज बनेंगे, दैट मीन्स मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के भी मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। सो आई हैव दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके भी मेरे बनेंगे यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज। और जब इसके बनेंगे यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज, जब मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनते हैं यहाँ पे मेरे मल्टीपल कॉपीज, तभी मुझे मिलेगा उसमें से मेरा प्रोटीन। सो अगर मेरा इंसुलिन का जीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो याद रखना इसमें से बन के निकलेगा मुझे यहाँ पे मेरा प्रोटीन। सो यू विल फाइंड प्रोटीन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। और ये जो प्रोटीन आपके यहाँ पे बन के निकल जाए, ये जो प्रोटीन आपके यहाँ पे बन के निकल जाए, यही हमारे काम का है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा बैक्टीरिया है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे पास बैक्टीरिया हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर मैं लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहता हूं, समझो आई हैव दिस बैक्टीरिया, और अगर मैं लैब में हूं, सो लैब में मैं इसे ग्रो कर सकता हूं स्मॉल स्केल पे। आई कैन ग्रो दिस बैक्टीरिया, आई कैन ग्रो देम ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब सिर्फ रिसर्च करने के लिए। इन बैक्टीरियाज में से प्रोटीन निकाल के मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें ज्यादा लंबे बड़े स्केल पे ग्रो नहीं कर रहा। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो मुझे क्या क्या कंडीशंस वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ आई वांट टू ग्रो द बैक्टीरियाज जिसके अंदर ऑलरेडी मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो मुझे कैसी कंडीशंस वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द कंडीशंस आई हैव टू प्रोवाइड? आई हैव टू प्रोवाइड अ स्टेराइल एनवायरनमेंट। सो कुछ कंडीशंस जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, उनमें से एक मेरी यहाँ पे होगी स्टेराइल एनवायरनमेंट। धूल मिट्टी आपको वहां पे नहीं चाहिए, धूल मिट्टी या कोई दूसरे माइक्रोब्स आपको नहीं चाहिए। सो स्टेराइल एनवायरनमेंट में आप इन्हें ग्रो करोगे। उसके साथ यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो। यू मेंटेन द पीएच, पीएच आप मेंटेन करोगे। आपके बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए कुछ खाने के लिए भी तो उनको चाहिए होगा ना। सो विल प्रोवाइड देम सबस्ट्रैट, वहां पे आप सबस्ट्रैट भी अपना वहां पे प्रोवाइड करते हो। सो विल प्रोवाइड अ सबस्ट्रैट ओवर देयर। अब एक बात बताओ, अगर आप ई कोलाई ग्रो कर रहे हो, तो आपको वहां पे ग्लूकोज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा उसे ग्रो करने के लिए? देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, आपको ग्लूकोज देना पड़ेगा। अगर ग्लूकोज देगा, लैक्टोज तो आपको देना ही पड़ेगा उसे ग्रो करने के लिए। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे सबस्ट्रैट। सो आप यहाँ पे कुछ सबस्ट्रैट प्रोवाइड करते हो ताकि मेरे बैक्टीरियाज वहां पे ग्रो कर पाए, सो दैट माय बैक्टीरियाज कैन कंज्यूम द सबस्ट्रैट, वहां पे वो खा के उसे ग्रो कर पाए। तो ये होगा आपका स्टेप नंबर, लाइक दैट्स वन ऑफ द थिंग। देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ विटामिन्स। आपको विटामिन्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आपके बैक्टीरियाज या आपके माइक्रोब्स आपके ग्रो कर पाएंगे। You have to also provide some amount of salt. Certain types of salts भी आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, सब मिनरल्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन। You will also provide a good amount of oxygen. तो याद रखना, अगर आज महक हमें कहती है कि मुझे माइक्रोब्स को ग्रो करना है लैब के अंदर, तो उसे इतनी कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। She has to take into account कि वहां पे एनवायरमेंट क्लीन हो, टेम्परेचर वहां पे सही रहे, पीएच मेंटेन रहे जहां पे मेरे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, सबस्ट्रैट उन्हें मिले खाने के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ताकि उसे कंज्यूम कर सके, विटामिन उन्हें वहां पे मिले,
सॉल्ट आप प्रोवाइड करोगे एंड यू ऑल्सो प्रोवाइड देम द ऑक्सीजन। जब आप इतनी कंडीशन जब आप वहां पे मेंटेन करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन फाइंड कि आपके माइक्रोब्स वहां पे आपके ग्रो कर पाएंगे, यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग रैपिडली, और आपको वही चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट। लेकिन याद रखना, जब आप लैब में ग्रो कर रहे होते हैं ना इन सबको, तो लैब में आप ज्यादा बड़े स्केल पे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी लैब है तो मैं अपने स्केल इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता कि उन्हें मार्केट में सेल कर सकूं। आई कैन जस्ट ग्रो द माइक्रोब्स, जिससे मुझे रिसर्च के लिए मैं उन्हें यूज कर पाऊंगा। लेकिन मैं जो भी चाहूं, मुझे ये सब तो वहां पे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आई हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस कंडीशन, तभी मेरे सेल्स वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि लैब में जरूरी नहीं कि आप बैक्टीरिया ग्रो करते हो, प्लांट सेल में भी आप डाल सकते हो अपना डीएनए। प्लांट सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के आप ग्रो कर सकते हो, एनिमल सेल के अंदर ग्रो कर सकते हो, राइट। सो कैन ग्रो देम इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ओवर देयर। तो याद रखना, लैब में हम ग्रो कर सकते हैं ओनली एट अ स्मॉल स्केल। अगर मुझे लार्जर स्केल पे ग्रो करना है, इफ आई वांट टू ग्रो इट ऑन अ स्लाइटली लार्जर स्केल, तो एक आपका सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अब कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम जो आपका यहां पे होगा, ये आपका वो सिस्टम है, दिस इज दैट सिस्टम जहां पे आप माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हो ऑन अ लार्ज स्केल। सो ओवर हियर यू कैन एक्चुअली ग्रो द माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल, लाइक इसमें आप बड़े स्केल पे आप ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पे हम यूज करते हैं दैट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका एक एग्जांपल आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का। तो इसके अंदर आपको क्या होते हुए मिलेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल पिक्चर बना के अगर आपको यहाँ पे बताऊं, सो व्हाट हैपेंस हियर ना, समझो ये मेरा कल्चर मीडियम है, समझो ये मेरा वो डब्बा है जिसके अंदर मेरे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। समझो दिस इज माय बॉक्स इन विच द माइक्रोब्स आर ग्रोइंग, दीज आर द बॉक्स इन विच द योर माइक्रोब्स आर ग्रोइंग। सो आपके यहाँ पे माइक्रोब्स आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आपके यहाँ पे माइक्रोब्स अब आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो आपको एक चीज यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में क्या होता है कि साइड में से आपका एक मीडियम आपका अंदर आ रहा होगा, एक साइड में से एक चैनल होगा, और उस चैनल के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल बी एडिंग द सबस्ट्रैट। तो एक मीडियम होगा जिसके थ्रू आप सबस्ट्रैट अंदर डालोगे, और एक आपका यहाँ पे आउटलेट चेंबर होगा, यू विल हैव वन आउटलेट चेंबर ओवर हियर, और आउटलेट चेंबर में से आपके हम माइक्रोब्स को बाहर निकाल लेंगे। सो दिस विल बी माय आउटलेट चेंबर, यहां से मेरा होगा आउटलेट, तो फ्रॉम हियर आई विल फाइंड द आउटलेट, और यहां से मेरा ये मेरा यहाँ पे इनलेट। तो आप ऐसे सोचो कि अंदर आपके माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, उनका सबस्ट्रैट हो गया, विटामिन हो गए, कोई दूसरे टाइप के सॉल्ट्स हो गए, वो सारे आपके इनलेट से अंदर जाएंगे। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द माइक्रोब्स। और जब मेरे यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनको मैं कंटिन्यूअसली बाहर से भी निकालता रहूंगा। सो ये जो मेरा आउटलेट चेंबर जो मेरा यहाँ पे होगा, या आउटलेट मेरा जो विंडो यहाँ पे होगा, यहाँ से मेरे माइक्रोब्स बाहर भी निकलते रहेंगे। तो आप ये सोचो कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, वो बाहर भी निकल जाए। तो ये हम करते हैं हमारे कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम के अंदर, और ये सारा ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो यहाँ से आपका सारा सबस्ट्रैट अंदर जाता है, और यहाँ पे जब मेरे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, उनको हम यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं। सो आपका दोनों इवेंट आपके यहाँ पे साथ साथ में होते रहते हैं कि आपके ग्रोथ भी हो रहा है, और आपका प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो रही है। याद रखना, इनलेट से आपके यहाँ पे सबस्ट्रैट जा रहा है, सो यू आर सेंडिंग द सबस्ट्रैट। सो इनलेट से आप अपने यहाँ पे सबस्ट्रैट अपना यहाँ पे आप डाल रहे हो, राइट। और जब मेरे माइक्रोब्स का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा होगा, आई विल जस्ट टेक देम आउट फ्रॉम द आउटलेट चेंबर। ये एक सिंपल तरीका है समझने का कि कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में आपके यहाँ पे क्या होता है। ये पिक्चर थोड़ी आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो लेकिन यहाँ पे भी आपका सेम चीज यहाँ पे आपकी हो रही है। यहाँ से भी आपका पूरा सबस्ट्रैट आपका अंदर जा रहा है, यहाँ से विल फाइंड एवरीथिंग इज गेटिंग इनसाइड ओवर हियर। ये आपका मेन कल्चर मीडियम है, ये आपका मेन कल्चर मीडियम है आपका यहाँ पे, दिस वन जो बीच में आपका यहाँ पे, और यहाँ से आपका रहा है आउटलेट। सो फ्रॉम हियर यू विल हैव अ आउटलेट चेंबर। तो आउटलेट के अंदर अपने आप माइक्रोब्स को कलेक्ट करते रहोगे, और यहाँ से आपका फ्लो आता रहेगा आपके सबस्ट्रैट का, ताकि माइक्रोब मेरे वहां पे रेगुलरली ग्रो करते रहे। दिस इज कॉल्ड एज माय कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम, और ये करके मैं एक लार्ज स्केल पे अपने माइक्रोब्स को ग्रो कर सकता हूँ। सो ये भी करा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एक सैम्पलिंग आउटलेट भी आपके यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। सैम्पलिंग आउटलेट आई होप यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे मेंशन भी क्या लोगों ने, देयर इज अ सैम्पलिंग आउटलेट। तो क्या होता है ना कि समझो अगर आपके माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं, आप देखना चाहते हो कि थोड़े से माइक्रोब निकाल के कि क्या वो सही से ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या आप देखना चाहते हो कि जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहे हैं
उनके अंदर प्रोटीन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आप पूरा कल्चर निकाल के नहीं चेक करोगे, आप थोड़ा सा निकालोगे वहां से, आप थोड़ा सा कल्चर वहां से निकालोगे एंड देन आप उसे ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर मेरा प्रोटीन का कंटेंट इनफ है या नहीं है, मेरे कल्चर वहां पे सही से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, अगर आपने सैंपल निकाला वहां से और सैंपल निकाल के अगर आपको लगा कि यार वहां पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आपके माइक्रोब्स का ग्रोथ सही से हो नहीं पा रहा, देन यू हैव टू मेक द चेंजेस। देन आपको फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको शायद विटामिन बढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो सैम्पलिंग आउटलेट में से आप थोड़ा सा सैंपल निकाल के आप ऑब्जर्व करते हो, यू एक्चुअली ट्राई टू सी कि क्या कंटेंट है उसके अंदर, क्या कंटेंट आपका ग्रो कर रहा है और क्या कंटेंट मेरा सही से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? Yes, sir. सैम्पलिंग आउटलेट इज लाइक, समझो अगर तुम गाजर का हलवा बना रहे हो तो तुम थोड़ा सा निकाल के टेस्ट करते हो ना, देखते हो ना कि सही से बनाया नहीं बना, राइट? यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है आपके, यहाँ पे यू आर एक्चुअली डूइंग द माइक्रोब्स, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा निकाल के चेक कर रहे हो कि सही से बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना देन यू मेक द चेंजेस ओवर देयर, सिमिलर टू व्हाट यू डू विद योर गाजर का हलवा और सम अदर फूड, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। बताइए मुस्कान, बोलिए। सर यहाँ पे इस ट्रायल मीडियम का क्या मतलब है? कौन से मीडियम का? स्टेराइल मीडियम। स्टेराइल मीडियम, यस सर। स्टेराइल जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना, दैट मींस एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा कल्चर जहां पे कोई दूसरा माइक्रोब ग्रो नहीं कर रहा, इट इज अ वेरी क्लीन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज माय स्टेराइल। स्टेराइल मतलब आपका ऐसा क्लीन कंडीशन जहां पे इट इज बीन केप्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, उसे हम कहते हैं स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका स्टेराइल मीडियम रिजर्वर। सो यहाँ पे जो मेरा सबस्ट्रेट है, इट इज वेरी क्लीन, इट इज नॉट इन्फेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ माइक्रोब, दैट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट इज बीन सीन ओवर हियर, दैट्स अ स्टेराइल मीडियम, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप अभी, आपको शायद ने आपने कभी देखा होगा, लेकिन जब कोई ऑपरेशन कर रहा होता है ना, तो उनके जो कैंची होते हैं या जो उनके सीजर्स हो, लाइक कैंची या उनका नाइफ होगा ना, उसको लोग गर्म पानी में रखते हैं। whatever they do they keep in the hot water, so they try to maintain the sterile environment. so एक टर्म यूज किया करा जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या कहा जाता है बाय द डॉक्टर कि हमें जो यूज करने होते हैं लाइक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव टू बी स्टेरिलाइज्ड। दैट मींस आप उनको क्लीन करते हो फ्रॉम एनी ऑफ द माइक्रोब्स एंड देन यूज देम। तो स्टेराइल टर्म जब भी आपके सामने यहाँ पे आएगा ना, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द बायोटेक, क्या रखना, दैट मींस इट्स अ क्लीन कंडीशंस विदाउट एनी माइक्रोबियल ग्रोथ, विदाउट एनी अनवांटेड माइक्रोबियल ग्रोथ, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन, जो हमने पहले भी वहां पे मेंटेन की थी। इसलिए जब मैंने यहाँ पे आपको बोला था या वो यू हैव टू मेंटेन द स्टेराइल एनवायरनमेंट, सो दैट मींस वहां पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ आपको होना नहीं चाहिए। बल्कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, जब आप सेल्स को ग्रो करते हो तो आप मास्क पहनते हो, ग्लव्स लगाते हो, राइट? एंड यू हैव टू एंश्योर दैट कि आपके पैर भी आपके कवर हो, आपके हेयर भी वहां पे कवर हो, ताकि कोई भी माइक्रोब उस मीडियम में जा ना पाए। सो दैट इज हाउ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द स्टेराइल एनवायरनमेंट। तो ये टर्म हमेशा इस तरीके से याद रखना। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज बीन मेंशन्ड इन दिस स्टेटमेंट्स। हम देखते हैं एनसाइड की। आफ्टर हैविंग अ क्लोन जीन of interest and having optimized the conditions to induce the expression of a target protein, एक बार आपने optimum condition provide कर दी, one has to consider producing it on a large scale। फिर आपने सोचना चाहिए कि इसको मैं लार्ज स्केल पे कैसे ग्रो करूं। एक बार आपको पता चल गया कि मेरे माइक्रो को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, तो अगर समझो आज की डेट में अगर अभिषेक कोई माइक्रो को ग्रो करना चाहता है लार्ज स्केल पे, तो पहले तो वो ये सीखेगा कि मेरे स्मॉल स्केल पे मुझे क्या क्या कंडीशंस वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर, पीएच, विटामिन, मुझे क्या क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक बार उसे वो पता चल गया, देन ही कैन ग्रो इट ऑन अ लार्ज स्केल, राइट? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? सिंपल सी बात है बेटा, आप उसे कमर्शियली बेचना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग ऑन द लार्ज स्केल, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज प्रेजेंट इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, आप इसे यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है, दिस इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया, this is your bacteria in front of you। अब आपका जो बैक्टीरिया आपके सामने यहाँ पे है, इट हैज अ प्लाज्मेट, और उस प्लाज्मेट में आपका लगा हुआ है आपका जीन, वो ह्यूमन जीन है। so यहाँ पे जो जीन लगा हुआ है दैट इज अ ह्यूमन जीन। तो अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिख रहा है जिसके डीएनए के अंदर कोई फॉरेन जीन लगा हुआ है, सच एनिमल और सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माय हेट्रोलोगस होस्ट। क्योंकि आप जानते हैं ये जो बैक्टीरिया जो डीएनए है वो नेचुरल नहीं है, इसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के रखा हुआ है। इट इज नॉट अ नेचुरल डीएनए, वी हैव एडेड अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। तो इसको मैं यहाँ पे इवन कह सकता हूँ एज अ हेट्रोलोगस होस्ट, वी कैन कॉल इट एज अ हेट्रोलोगस
heterologous host. So this is something which can be called as my heterologous host की तरह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है that what is my heterologous host. जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना एक ऐसा बैक्टीरिया या एक ऐसा माइक्रोब जिसके अंदर आपने अपना फॉरेन डीएनए लगा के रखा हुआ है उसके जीनोम के अंदर, उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ हेटरोलोगस होस्ट. और वहां से जो मुझे प्रोटीन मिलेगा उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. द प्रोटीन आई विल गेट आउट ऑफ इट इज कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, राइट? The cells harboring the clone genes of interest may be grown on a small scale in the lab, or the culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using the different separation technique. हाँ जी बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए. सर हेट्रोलोगस होस्ट रिपीट कर दो. हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि अगर आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में लगा हुआ है आपके यहाँ पे प्लाज्मिड, लेकिन प्लाज्मिड के अंदर आपका जो जीन लगा हुआ है वो आपका नेचुरल जीन नहीं है, वो हमारा फॉरेन जीन है. सो इंसुलिन का जीन वहां पे लगा हुआ है, दैट्स अ फॉरेन जीन. तो ऐसे होस्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेट्रोलोगस होस्ट. तो मेरा जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ माय हेट्रोलोगस होस्ट, क्योंकि इसके डीएनए के अंदर हमने हमारा फॉरेन जीन लगा के रखा हुआ है. सो दैट इज योर हेट्रोलोगस होस्ट. पता चला हिम्मत सिंह? दिस इज व्हाट यू डू इन दिस. चलो किसका माइक ऑन है, बंद कर लो, आवाज आ रही है. So that is what you do in this. Now let's try to understand something else. आपने ये सब कर लिया, आपको और बड़े स्केल पे आपको ग्रो करना है, इंडस्ट्री ही सेटअप करनी है मुझे. अगर मुझे बहुत बड़े स्केल पे अगर मुझे ग्रो करना है, if I have to grow them on a large scale, if I have to grow them on a large scale पे अगर मुझे उन्हें वहां पे ग्रो करना है, that means let's assume around 100 to 1000 लीटर जितना अगर मुझे यहाँ पे ग्रो करना है बैक्टीरियाज को. बेटा हुदा खालिद आपका माइक ऑन है और कुछ सही से सुनाई भी नहीं दे रहा. So you have this microbe. If you have to grow them at a very high rate, then we will be growing them. Hey. कुछ इंटरेस्टिंग सुनाई दे रहा है क्या? नथिंग. नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा. ऑलराइट, सो 100 से 1000 लीटर की अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ करनी हो माइक्रोब्स की, देन आई विल बी ग्रोइंग देम इन द बायोरिएक्टर्स. देन इन्हें मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा अपने बायोरिएक्टर्स के अंदर. देन आई विल बी ग्रोइंग देम इन द बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं? दे आर लाइक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. सो यू विल हैव अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स, और इन वेसल्स के अंदर ही आप अपने माइक्रोब्स को अपना यहाँ पे ग्रो कर सकते हो. सो इन दिस वेसल्स यू कैन एक्चुअली ग्रो देम. सो जो लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स आप यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर माय बायोरिएक्टर्स. ये मेरे यहाँ पे होते हैं, मेरे यहाँ पे बायोरिएक्टर्स. और इन बायोरिएक्टर्स के अंदर आई कैन ग्रो माय माइक्रोब्स एट अ वेरी लार्ज स्केल. इनको मैं ग्रो कर सकता हूँ मेरे लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है. अब बायोरिएक्टर्स के अंदर आप क्या क्या चीजें मेंटेन करते हो? सो जो हमने पहली कंडीशंस देखी थी, वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, हर एक चीज आपकी यहाँ पे मेंटेन की जाती है. बायोरिएक्टर में फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा. एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि आपको ध्यान रखना होता है दैट देयर इज ऑक्सीजन सप्लाई इन ऑल द कल्चर मीडियम. अगर आपने माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हो, समझो मेरे माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, समझो ये मेरे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इनका ग्रोथ होगा. अब आप सोचो जरा कि अगर इनका ग्रोथ होता रहेगा तो ये चांस होगा ना आपका कि जो नीचे जो मेरे माइक्रोब्स होंगे इनको ऑक्सीजन कम मिलेगा. अगर मेरे माइक्रोब्स का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाता है, इफ आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन द कल्चर मीडियम, देन कैन आई से जो मेरे नीचे यहाँ पे जो माइक्रोब्स होंगे उनके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे रहेगा ना आपके यहाँ पे. सो बिकॉज ऑफ दैट इनकी यहाँ पे डेथ हो सकती है. सो दे विल हैव लैक ऑफ ऑक्सीजन, विल हैव लैक ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ऐसा नहीं होता बायोरिएक्टर में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बायोरिएक्टर में यू विल हैव अ डिवाइस. इसके अंदर आपको एक ऐसा डिवाइस मिलता है, उसकी वजह से आप पूरे कल्चर मीडियम को आप मिक्स कर सकते हो. तो जैसे आप ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पे आपको एक फैन मिलेगा, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और वो फैन लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, जो नीचे का कल्चर मीडियम है उसे वो ऊपर लेके आएगा, और जो ऊपर होगा उसे वो नीचे लेके जाएगा, और वो कंटिन्यूसली आपका करता रहेगा. सो द कल्चर मीडियम विल बी ऑलवेज विल बी ओवरटर्न्ड. सो आपके कल्चर मीडियम को आप हमेशा वहां पे मिक्स करते रहोगे, तो उससे क्या होता है, यू आर फाइंडिंग दैट ऑक्सीजन सप्लाई इज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द माइक्रोब्स. इससे क्या होगा कि जितना भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई है वो आपके सारे माइक्रोब्स को यहाँ पे स्प्रेड होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा.
तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि माइक्रोब्स, अगर किसी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो आप यहाँ से उनके यहाँ पे मिक्सिंग करनी है, वो आपको हाथ से नहीं करनी, दैट विल हैपन ऑल बाय इटसेल्फ इन द बायोरिएक्टर इटसेल्फ, वहां पे आपका सेटअप होता है। तो हम इस सेटअप को यहाँ पे देखते हैं, लेट मी शो यू ओवर हियर। देखो यहाँ पे, तो अगर आप लेफ्ट साइड पर अगर आप देखोगे यहाँ पे, देन यू हैव अ सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और राइट साइड में यू हैव अ स्पार्क्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब स्पार्क स्टीयर्ड टैंक आपका जो रिएक्टर है, इसमें आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द बबल्स। यहाँ पे आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, सो यू आर डूइंग द ऑक्सीजन सप्लाई, बट दिस इज बीइंग डन इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स। सो बबल्स के फॉर्म में आप इसे कर रहे हो यहाँ पे। सो याद रखना, बबल्स के फॉर्म में आप ऑक्सीजन का सप्लाई अपना यहाँ पे आप करोगे। ऑन द अदर हैंड, आपके जो यहाँ पे सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ब्लेडेड स्ट्रक्चर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनका काम क्या होता है? मिक्स करना। इनका ही काम होता है आपको यहाँ पे मिक्स करना आपके माइक्रोब्स को, ताकि आपके हर एक माइक्रोब को आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिलता रहे। नीचे से आपकी एयर आएगी, स्टेराइल एयर, दैट मींस इसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं होंगे। सो जो एयर आपकी आ रही है, उस एयर को ताकि सारे माइक्रोब्स को पहुंचाया जा सके, विल जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेड्स। ये ब्लेड उन्हें वहां पे मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, एक बायोरिएक्टर के अंदर आपको मिलेगा आपका पीएच कंट्रोलर। पीएच कंट्रोल होते हुए आपको हमें मिल जाएगा, यू विल हैव समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल माय टेंपरेचर। सो टेंपरेचर को भी कंट्रोल यहाँ पे किया जा सकता है, तो टेंपरेचर को भी कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पे डिवाइस होगा, राइट। और फोम ब्रेकर, कितना फोम वहां पे बन रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जब आप कल्चर करते हो तो आपका फोम वहां पे क्रिएट होगा, सो फोम कैन बी ऑल्सो कंट्रोल्ड। सो फोम को भी कंट्रोल करने के लिए यू हैव अ सेटअप। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड इन द सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और इनका काम याद रखना, दिस इज व्हाट दे डू। सो इसका मेन फंक्शन ये है कि आपके माइक्रोब्स को घुमाते रहना ताकि सबको वहां पे ऑक्सीजन मिलता रहे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये फॉर्म ब्रेकर, Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो अभिषेक, बोलो। सर ये फॉर्म ब्रेकर क्या होता है? फोम ब्रेकर का बेसिकली यहाँ पे काम ये होता है कि अगर आपका फोम ज्यादा बन रहा है तो उसको वहां से निकाल के अगले चेंबर से वो बाहर निकालेगा। तो बेसिकली कंट्रोल करेगा कि वहां पे कितना आपका फोम बन रहा है उस चेंबर के अंदर। सो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ फोम विच इज बीन फॉर्मिंग इन द चेंबर। वो ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद उसे निकालना चालू करता है, उसे हम कहते हैं वहां पे एज अ फोम ब्रेकर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू डू इन दिस, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो योर माइक्रोब्स ओवर हियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटी पे ग्रो करना इज नॉर्मल, बट इफ यू हैव टू ग्रो देम ऑन अ लार्ज वॉल्यूम के अंदर आपको ग्रो करना है इस रेंज के ऊपर, देन यू हैव टू यूज अ बायोरिएक्टर, ठीक है। फिर आपको बायोरिएक्टर को अपना यूज करना पड़ेगा। यहाँ से हम देखते हैं, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ये सब आप मेंटेन करते हो वहां पे, ताकि आपका ग्रोथ आप वहां पे अच्छे से वहां पे हो सके। यू कैन मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ ओवर देयर, राइट। इसे यहाँ पे ध्यान से याद रखना। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ लाइन जो इंपॉर्टेंट है वहां पे आप ध्यान दो। सी, if you look at the figure closely, you will see a bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system. ये तीन चीजें आपको बायोरिएक्टर में काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाती है। उसके साथ यू ऑल्सो हैव अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड यू हैव अ सैम्पलिंग पॉट। वो आपको दिख नहीं होगा वहां पे, बट यू ऑल्सो हैव अ सैम्पलिंग पॉट, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। सो ये जो बात करें ना यहाँ पे एजिटेटर सिस्टम की, वो आपका यही है, वो ये आ गया जो आपके जो ब्लेड्स है ना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इज माय एजिटेटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप मिक्स कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली मिक्स ऑल योर माइक्रोब्स ओवर देयर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप ऑक्सीजन सप्लाई अपना मेंटेन कर सको। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझो कि ये सारी चीजें आपको बायोरिएक्टर में आपको मिलती है, so that you can find a growth can be done very easily over there, right? So a stirred tank reactor is usually cylindrical or a curved base to facilitate the mixing of the reactor content. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. जो मैंने आपको बोला था, वो मिक्सिंग करने के वजह से आप ऑक्सीजन सप्लाई आप मेंटेन कर पाते हो हर एक जगह पे इक्वल अमाउंट में। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. जैसे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्पार्क्ड स्टीयर बायोरिएक्टर, इसमें आप एयर बबल्स के थ्रू आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो। सो दिस इज व्हाट यू डू। इतना अगर आप कर सकते हो, देन आप अपना ग्रोथ कर सकते हो माइक्रोब्स में, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू।
अब मुझे एक बात बताओ, समझो आपके माइक्रोब्स बहुत सारे बन गए। समझो आपके बहुत सारे बैक्टीरिया बन चुके हैं यहाँ पे, और आपके बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर यू हैव योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपके यहाँ पे वैसे भी पहले से ही था, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से आपके बैक्टीरिया ने बहुत सारा प्रोटीन बना लिया था। सो इट हैज मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो समझो मेरे यहाँ पे इंसुलिन प्रोटीन मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो लेट्स से यू हैव इंसुलिन का प्रोटीन आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आपका इंसुलिन का प्रोटीन आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकता हूं? प्रोटीन रेडी हो गया आपका, क्या मैं इसे निकाल के यूज कर सकता हूं डायरेक्टली? नो अरे सर। नो सर। कर सकते नो हैं। सर। सर बताओ अभिषेक, क्यों नहीं कर सकते हैं? बन तो गया, अब क्या ही करना है उसमें? तो अभिषेक कहता है, बस नहीं करना सर। Anyone else with the reason why I cannot do this directly? सर उसको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। राइट, ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू। सो एक बार आपके यहाँ पे प्रोटीन आपको बन गया, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। सो याद रखना, यू कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। सो कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे कुछ आप यहाँ पे चेंजेस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू ओवर हियर। तो आपको एक चीज याद रखनी है, वी हैव टू कैरी आउट समथिंग कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमें यहाँ पे करना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो लेट्स सी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप यहाँ पे एक्चुअली में करते क्या, व्हाट यू एक्चुअली डू ओवर हियर। तो जो भी आपके यहाँ पे आपने प्रोटीन बनाया है, यू विल डू सर, बट व्हाई? डिम्पल कुछ कहना चाहती है। डिम्पल, अच्छा डिम्पल ये एक कह रही है कि वो हम डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हो? अगर आपका सवाल ये कि हम डायरेक्टली उसे यूज क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक रीजन ये भी होता है बेटा कि हो सकता है ना कि आपका जो प्रोटीन बना है, इट माइट हैव सम इम्पैक्ट, रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल जिसके ऊपर आपको यूज करना है, तो आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। शायद वो आपका क्वालिटी वाला प्रोटीन है भी नहीं, शायद आपको जो प्रोटीन बना है, इट इज नॉट अ प्रोटीन विच शुड बी यूज ऑन अ क्लिनिकल बेसिस के ऊपर। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। सो नाउ लेट्स सी, दैट इज व्हाई वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स इन दिस। उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें करनी होती है। तो पहले टेस्ट करना होगा, यस टेस्ट करना होगा, और बहुत चीजें करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर योर सेपरेशन आप करते हो, प्रोटीन को आप सेपरेट करते हो बैक्टीरिया में से। देन यू हैव टू डू द प्यूरिफिकेशन आप यहाँ पे कर लोगे। प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन करने के बाद आप उसमें डालते हो कुछ आपके प्रिजर्वेटिव्स। देन यू विल ऐड योर प्रिजर्वेटिव्स, अपने प्रिजर्वेटिव्स आप वहां पे डाल के उसको रेडी करोगे। सिंपल सी बात, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई वैक्सीन यूज करते हो या कोई एंटीबायोटिक्स के शॉट्स अगर आप यूज करते हो, या कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो, इफ देयर इज समथिंग इज बीन क्रिएटेड, फार्मास्यूटिकल लैब ने अगर बनाया है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि उसे आप एक सर्टेन टाइम के लिए आप उसे वहां पे यूज कर सको। तो ये भी आप यहाँ पे करोगे, यू विल ऐड योर प्रिजर्वेटिव्स एंड देन यू कैन गो फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल। देन आप कर सकते हो अपना यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स किसके ऊपर करेंगे? रैट मंकीज। रैट। पहले हम करेंगे हमारा क्लिनिकल ट्रायल हमारे रैट्स के ऊपर, जो भी हमारे यहाँ पे रैट्स होंगे उनके ऊपर करेंगे हमारे यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू मंकी, रीसस मकैक जो आपके घर के आसपास को दिख जाता है। एंड देन अगर आपका सब कुछ सही रहा, अगर आपके कोई साइड इफेक्ट अगर आप वहां पे नहीं दिख रहे उस प्रोटीन के या उस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट के, देन यू कैन मूव ऑन टू ह्यूमन बींग्स। देन उसके बाद आप ट्रायल कर सकते हो ह्यूमंस के ऊपर। तो ये आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले आपको लैब रैट में करना पड़ेगा, वी हैव टू सी दैट कोई सिम्टम्स आ रहे नहीं आ रहे, सब कुछ सही रहा, मूव ऑन टू योर मंकीज एंड देन ऑन टू द ह्यूमन बींग्स। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने क्लिनिकल ट्रायल किया रैट्स के ऊपर और सारे रैट की डेथ हो गई, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर तो फिर प्रोटीन सही नहीं, मॉडिफाई करना पड़ेगा सर प्रोटीन को। मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरे रैट्स के यहाँ पे डेथ होती है, देन इधर आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, या मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे गलती क्या हुई। राइट, हो सकता है मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा सही नहीं बनाया वहां पे, सो आई हैव टू मेक सम चेंजेस एंड आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड। सो अगर कोई गड़बड़ होती है, देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड
ठीक है, समटाइम यू हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग, एक बार आपको रीस्टार्ट करना होता है पूरे बड़े उसके ऊपर, राइट। सो देन यू हैव टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद यू विल बी डूइंग द लास्ट स्टेप, दैट्स माय क्वालिटी टेस्टिंग। आपकी क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है, और क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद सब कुछ अगर आपका सही रहा, देन यू कैन ब्रिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। अगर आपके यहाँ पे सब कुछ आपके यहाँ पे सही रहता है, देन यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट गेटिंग इनसाइड द मार्केट। तो इस ये सब करने के बाद यू विल फाइंड द प्रोडक्ट विल सेंड इनसाइड द मार्केट। अब ये आपका मार्केट में उतरेगा। आपको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन एक ड्रग बनाने के लिए, अगर आपको एक आज की डेट में अगर आपको एक नया ड्रग बनाना है जो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, या लेट्स से आपको एक ड्रग बनाना है जो एक पेन किलर है, इट विल स्टिल टेक 10 years, जनरली 8 से 10 साल लग जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस खत्म होने में, अप्रूवल लेने में। इट टेक्स अराउंड 8 to 10 years। इट इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ऐसे हर साल एक नया ड्रग बन के आएगा वैसा नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से, एंड देन द ड्रग कैन बी सेल्ड इन द मार्केट। सो जो भी ड्रग्स बनाए जाते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। आपका कोविड का वैक्सीन बना इसलिए था जल्दी जल्दी, बिकॉज इट वाज अ अर्जेंट सिचुएशन, आपकी अर्जेंट कंडीशन थी। उसमें भी आप नोटिस करना 1 साल लगा था वैक्सीन बनने के लिए। इवन इन दैट इट टुक देम 1 year टू मेक दैट वैक्सीन। सो जनरल केस के अंदर तो like when you have, it is not an urgent case, and when you are making some new drug, it will take around 8 to 10 years. क्या, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, right? So this is what you find happening in this. This is my downstream processing. तो बताओ क्या downstream processing आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका इस तरीके से किया जाता है, and that is also going to be a very important part of my like in terms of my generation of drugs or any kind of antibiotics. तो ये सब करने के बाद आपको अल्टीमेटली फिर आप सेंड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को आपके मार्केट के अंदर। सो यस, दैट्स इट। यहाँ पे आपका टॉपिक भी खत्म होता है और चैप्टर भी। तो पहले तो ये बताओ कि क्या ये चैप्टर आप सबको भी समझ आ रहा है? इज दिस चैप्टर लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बीच बीच में आप लोग काफी घबराए हुए बैठते थे यहाँ पे, जब वो सिलेक्टेबल मार्कर वाली चीज आती थी तब आप लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू कि मेरे सिलेक्टेबल मार्कर्स मेरे यहाँ पे क्या होते हैं। Yes, sir. अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, अभी भी बच्चे लाइक घबराए हुए बैठे हुए yes, हैं। sir. Alright, now tell me इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? So raise your hand to answer this. Steered tank bioreactor have been designed for, ध्यान से देखो सारे ऑप्शंस में and then raise your hand. Steered tank, steer करने का मतलब भी होता है मिक्स करना। Steered tank bioreactor have been designed for, now raise your hand to answer this. देख लो बेटा ध्यान से, आसान सवाल है। Steered tank bioreactor have been designed to do what? चलो raise your hand to answer. बताइए दीप्ति क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, option D. चेतना आपको क्या लग रहा है? Sir, D option. एंड प्रियांशी? Sir, option D. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो विल हैव आपका स्टीयर टैंक बैरियर का काम ही होता है कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करो थ्रू आउट द प्रोसेस, मिक्स कर करके चीजों को आपके पूरे कल्चर मीडियम को। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर द मार्केटिंग इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर द मार्केटिंग इज कॉल्ड एज, जो पूरा आपका हमने 4-5 स्टेप देखे थे उसको जनरली आप यहाँ पे क्या कहते हो? बताइए बताइए, शगुन कौंडल बताइए। A option. कशिश शर्मा बताइए। Sir, A option. ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे स्टेप रहेंगे। Then which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of the enzyme? इनमें से कौन सा इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज करते हो टू हैव अ लार्ज ग्रोथ ऑफ योर माइक्रोब्स? बताइए डिम्पल क्या होगा आंसर इसका? और डिम्पल हैव आंसर्ड इन द चैट, ठीक है। बताइए मुस्कान क्या आंसर होगा इसका? Sir, option A. Sir, option A. ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। बायोरिएक्टर्स के अंदर ही आप अपना यहाँ पे माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे ग्रो कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आशीष आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लो अपना।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको लार्ज स्केल पे अगर आपको ब्रेड बनानी हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे यूज करोगे? अगर आपको लार्ज स्केल पे ब्रेड बनानी हो, ब्रेड ब्रेड बटर वाली ब्रेड, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इंडस्ट्रियल ओवन। इंडस्ट्रियल ओवन। अवन। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑलराइट। Okay, these are the questions of ये वाला क्वेश्चन। डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन एज, डीएनए आपका मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं हो पाता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो व्हाई डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बोलिए अभिषेक, बताइए। अभिषेक की आवाज नहीं आ रही। अंशिका शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ठीक है, आप चेतना क्या लग रहा है आपको? सर बी ऑप्शन। शगुन? बी ऑप्शन। शगुन, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके डीएनए अगर आपका हाइड्रोफिलिक है, वो आपका पास नहीं हो सकता, तो मैं उसे कैसे अंदर डाल सकता हूँ? इफ आई हैव अ प्लाज्मिड जो मेरा पास नहीं हो सकता, तो मैं कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे रन करूंगा जिससे मेरा प्लाज्मिड मेरा अंदर चले जाए मेरे बैक्टीरिया के अंदर? बताइए शगुन। सर क्या आप नहीं बताएंगे? बताओ बेटा, बताओ, बोलो। सर सेलुलस एंजाइम यूज करेंगे। एंजाइम यूज करेंगे? एंजाइम तो नहीं आएगा इसके अंदर, एंजाइम नहीं आएगा बेटा, एंजाइम नहीं आएगा। मुस्कान कुमारी, आप बताना चाहोगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। सर वो माइक्रो इंजेक्शन मिल मुझे वो बताओ जिसमें मैं कैल्शियम आयन का इस्तेमाल करता था, मैंने हिंट भी दे दिया अब आपको यहाँ पे। कैल्शियम आयन वाली जो प्रोसीजर था मेरा, वो कौन सा था? सर हीट शॉक। हाँ, हीट शॉक रहा। तो हीट शॉक के पहले आप क्या करते हो? पहले मैं टब के अंदर क्या डालूंगा? आइस क्यूब। नहीं, डाइवेलेंट केटायंस। आइस क्यूब बेटा, बर्फ का गोला थोड़ी बनाना है मेरे को वहां पे। I'll add first of all over there my divalent cations over there. डाइवेलेंट केटायंस याद है आपको? मैंने कैल्शियम आयन वहां पे डाले थे टब के अंदर, फिर उस Yes, टब के अंदर sir. मैं मिक्स करता हूँ बैक्टीरियाज को। याद करो, मैं बैक्टीरियाज को मिक्स किया था फिर वहां पे, ताकि बैक्टीरिया की वॉल पे मेरे कैल्शियम आयंस जाके वहां पे चिपक जाए। एंड देन उसके बाद आई विल बी एडिंग द प्लाज्मिड ओवर देयर। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अब उसके बाद आप वहां पे क्या करते हो? यू विल बी कीपिंग देम ऑन द आइस एंड देन ओकेजनली आप उन्हें बाहर निकाल के यू विल गिव देम द हीट शॉक। कौन से टेम्परेचर पे आप देते हो हीट शॉक? 47 डिग्री। 42 डिग्री सेल्सियस। मेरा 27 जैसा लगता है क्या? इट्स 42 डिग्री सेल्सियस, राइट? उस टेम्परेचर पे आप अपना यहाँ पे हीट शॉक दोगे। सो ये मैं जानना चाहता था। बाकी माइक्रो इंजेक्शन भी आपका तरीका होता है, बट दिस इज द वन व्हिच आई वांटेड टू नो। ओके, अब ये सवाल काफी लंबा है बट है आसान। डू दिस क्वेश्चन। लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आपको सारे फिलिंग द ब्लैंक आपको करने भी नहीं पड़ेंगे, एक दो आपने कर लिया, आपका आंसर मिल जाएगा। सो टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। देख लो ध्यान से एंड देन अपना हैंड रेज करो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द गैप्स, फिल द ब्लैंक्स। मैं वेट कर रहा हूँ आपके हैंड रेज होने का। थोड़ा जल्दी बेटा, थोड़ा सा जल्दी। बताइए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए डिम्पल। हमें आंसर देंगे चैट के अंदर, आई गेस। चैट में आंसर आ चुका है, ठीक है। एनीवन एल्स हैज रेज्ड देयर हैंड? किसी और ने हैंड रेज किया क्या? बताइए सलन कुमारी, बोलिए। ऑप्शन सी। आप यहाँ पे कह रहे हो। मुस्कान? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बन जाएगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो देखो यहाँ पे डैश इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सो यस, ये तो आपका सी अगारोस जेल एंड सीवीड, ये तो आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग recombinant DNA by joining them with the cloning vector। अगर पहले तो भी अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज अगारोस आपके दो ऑप्शन में ए एंड सी के अंदर,
लेकिन जैसे ही आप अपना स्टेटमेंट 2 पे जाते हो तो आपको चेंज हो जाता है। तो अगर आपने पहले दो अगर ब्लैंक अपना फिल कर दिया, आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सारे ब्लैंक विल फॉल अंडर विद दिस ऑप्शन ए। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, आई विल लेट यू गो। In insertional inactivation, blue color produced by bacterial colonies indicate the plasmid does not have an insert in the bacterial genome. And दूसरा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है, presence of insert results into insertional inactivation of beta-galactosidase enzyme and the colonies do not produce any color. तो पहले तो ये बताओ कि जो मेरा स्टेटमेंट 1 है मेरा यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे सही है या गलत है? गलत गलत है। गलत है। स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे ये कह रहा है, इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन blue color produced by the bacterial colonies indicate that a plasmid does not have an insert in the bacterial genome. मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका ब्लू कलर डेवलप कर रहा है आपके ट्रे के अंदर, तो क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, गलत बात है, राइट? तो अगर वो गलत बात है, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। गलत बात वो क्यों थी? बिकॉज इसका मतलब ये था कि मेरा जीन वहां पे लगा ही नहीं है। दैट इंडिकेट दैट प्लाज्मिड डज नॉट हैव अ इंसर्ट इन द बैक्टीरियल जीनोम। मेरे प्लाज्मिड के अंदर मेरा फॉरेन जीन वहां पे लगा ही नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे आपका सही है, ठीक है? ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कॉलोनीज इंडिकेट दैट अ प्लाज्मिड डज नॉट हैव अ इंसर्ट इन द बैक्टीरियल जीनोम। बिल्कुल सही बात है कि आपका वहां पे आपका जीनोम वहां पे लगा ही नहीं है, जो लग जाना चाहिए था वो आपका लगाएंगे वहां पे, इसलिए आपका ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप कर रहा है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट 2 आप यहाँ पे देखो, यू लुक एट द स्टेटमेंट 2। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट मतलब आपका फॉरेन डीएनए, इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। जैसे आपका इंसर्ट वहां पे लग गया तो आपका वहां पे होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपकी बीटा गैलेक्टोसिडेज का, और आपकी कॉलोनीज वहां पे कलर प्रोड्यूस नहीं करती। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है। सोच के बोलना, कोरस में मत बोलना। सब सही बोल रहे तो हम भी सही बोलते थे, क्योंकि 2 मिनट पहले आप लोग वैसे ही मना कर रहे थे कि गलत है, वो ऊपर वाला गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द सेकंड वन इज अ राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली आपका वहां पे होता क्या है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट and statement 2 is the correct explanation for my statement 1. So this is what we have to know in this. एक लास्ट क्वेश्चन, इसको अनम्यूट करके आप बता दो क्या होगा इसका आंसर। एबीसीडी क्या होगा? डी ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इंजेक्ट recombinant DNA into the nucleus of the animal. So this is what you find happening in this. Microinjection is the method used to inject recombinant DNA into the nucleus of the animal. So this is what you find happening in this, right? ये हो गया आपका यहाँ पे। So now remaining questions you can have a look at from your end. एक बार आप घर जाके इनको solve करना। I am not making you do these questions right now, but yes, you should solve this question. 4 क्वेश्चन ही है, solve कर लो एक बार उन्हें आप आराम से बैठ के, फिर आपको अपना रिवीजन भी करना होगा कल के टेस्ट का, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो यहाँ पे आपका बायोटेक वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको अभी भी दिक्कत आ रही है? बोलिए। पर्टिकुलर टॉपिक जो देख के अभी भी आपको लग रहा है कि सर ये तो कब कराया पता ही नहीं चला। अभिषेक आप रुक जाना, आपके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, सवाल जो आपके थे, ठीक है? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। बेटा आपका बायोटेक का एक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो एक वीक में आपके यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बट अगेन चैप्टर खत्म तब होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे दैट मींस चैप्टर खत्म है। अगर नहीं हो रहे देन प्लीज रीच आउट करिए एंड बताइए कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, देन उसे हम वहां पे फिर ठीक कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज समथिंग वी हैव डन एंड yeah, that's it from my end.